नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी आईक्यू में। ये हमारी एथिक्स के स्टडीज की वीडियो सीरीज है ना, जिसमें हम लोग एथिक्स के केस स्टडीज पार्ट को देख रहे हैं। जीएस में पेपर 4 सेक्शन बी के लिए, राइट। अब ये जो पार्ट है फ्रेंड्स आपका, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आसान पार्ट है। आसान पार्ट इसलिए क्योंकि आपको जस्टिफाई करना होता है अपने आंसर को, आपका स्ट्रक्चर प्रॉपर हो। अगर आप दिखा सके कि आप सही तरीके से सोच पा रहे हो तो फिर आपके लिए आसान पार्ट हो जाएगा। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन आने वाला है फ्रेंड्स आपके सामने, ये क्वेश्चन एक बहुत ही टिपिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन है। ये टिपिकल केस स्टडी नहीं है, लेकिन आप लोगों को प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि केस स्टडी में कुछ भी पूछे, आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है, एक तो आपको वो हमेशा याद होना चाहिए। तो आपको पता होगा किस स्ट्रक्चर में आपको क्या चीज लिखनी है और किसी भी गिवन केस स्टडी में आपको उस स्ट्रक्चर के किन पार्ट्स को इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है। दूसरा, केस स्टडी कुछ भी पूछ रहा हो आपसे, आपके पास बस प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए। जस्टिफिकेशन आप कैसे करेंगे? थ्रू यूज ऑफ योर फिलॉसफीज। थ्रू यूज ऑफ योर फिलॉसफीज। आपने जो एथिक्स के पार्ट ए में चीजों को पढ़ा है उसका ही इस्तेमाल करना पड़ता है आपको जस्टिफिकेशन देने के लिए। आइए फ्रेंड्स, हम लोग आगे चलते हैं और आज के सवाल को देखते हैं। वर्ष 2015 का आई थिंक तीसरा या चौथा चौथा होगा ये केस स्टडी है, ठीक है। क्लास नंबर 56 है आपकी। आइए शुरुआत करते हैं। There is a disaster-prone state having frequent landslides, forest fires, cloud bursts, flash floods, earthquake, etc. किस राज्य का नाम सबसे पहले आता है आपके दिमाग में? ऑब्वियसली उत्तराखंड का। क्यों? क्योंकि वहां पे लैंडस्लाइड भी होता है, फॉरेस्ट फायर भी होता है, बादल भी फटते हैं, फ्लैश फ्लड्स आते हैं और भूकंप भी आता है। ठीक है, कोई डिजास्टर प्रोन स्टेट है जहां पे कि ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। सम ऑफ दीज आर सीजनल एंड ऑफन अनप्रेडिक्टेबल। डिजास्टर्स आर मोस्टली अनप्रेडिक्टेबल ओनली। डिजास्टर्स अगर पहले से पता हो तो फिर डिजास्टर वो होगा ही नहीं, हम तो लोगों को बचा लेंगे ना फिर। एनीवेज आगे आइए। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिजास्टर इज ऑलवेज अनएंटिसिपेटेड। मतलब पहले से पता नहीं होता कितना बड़ा भूकंप आने वाला है, कितनी बड़ी जंगल में आग लगने वाली है, कितना बड़ा लैंडस्लाइड होने वाला है, कितने लोग फंस जाएंगे, कितनी बड़ी बाढ़ आ सकती है, पहले से पता नहीं होता। ड्यूरिंग वन ऑफ द सीजन्स अ क्लाउड बर्स्ट कॉज अ डेवास्टेटिंग फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स लीडिंग टू हाई कैजुअलिटीज। उत्तराखंड में से कई बार आप लोगों ने न्यूज सुना होगा, अभी कुछ दिन पहले भी हुआ, कुछ साल पहले भी हुआ। तो जब बादल फटता है, एक तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्लाउड बर्स्ट जो है इसको आप लोग ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करिएगा अपने जीएस मेन पेपर 1 के लिए। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी में वही घिसे पिटे क्वेश्चन पूछ पूछ के यूपीएससी भी पक जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन पूछेगा क्लाउड बर्स्ट क्या होता है। यूपीएससी कितनी बार आपसे पूछेगा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है। यूपीएससी कितनी बार आपसे पूछेगा कि भाई क्लाउड फॉर्मेशन का फेनोमेनन क्या होता है, वेस्टर्न घाट्स पर रेनफॉल ज्यादा क्यों होता है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स। थोड़ा डाइवर्ट करेगा, हो सकता है पूछ दे भाई क्लाउड बर्स्ट क्या होता है। मान लीजिए किसी साल क्लाउड बर्स्ट कहीं हो गया इंडिया में, उसके ऊपर डिबेट होगी कि हमारा डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस लेवल कैसा है वगैरह वगैरह। तो क्लाउड बर्स्ट न्यूज में है, तो यूपीएससी इसको पूछ सकता है आपसे जीएस पेन पेपर 1 में, या फिर अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपके स्टेट में अगर हुआ हो तो आपसे पूछ सकता है। तो आप लोग क्लाउड बर्स्ट के टॉपिक को, फ्लैश फ्लड के टॉपिक के डेफिनेशन होते हैं, कितना मिलीमीटर रेन होना है 1 घंटे के अंदर, तब कहते हैं क्लाउड बर्स्ट हो गया वगैरह वगैरह। इसको आप लोग डिटेल प्रिपेयर कर लीजिएगा अपने जीएस पेन पेपर 1 या ज्योग्राफी ऑप्शन के लिए, ठीक है। आगे आइए। There was major damage to infrastructure like roads, bridges and power generating units. This led to more than 1 lakh pilgrims, tourists and other locals trapped across different routes and locations. 1 लाख से भी ज्यादा लोग फंस गए हैं क्योंकि फ्लैश फ्लड हो गया। द पीपल ट्रैप्ड इन योर एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आप कोई ब्यूरोक्रेट होंगे या पुलिस ऑफिसर होंगे, आपके जो एरिया है, जिस एरिया की जिम्मेदारी आपको दी गई है, उसमें कौन कौन से लोग फंसे हुए जरा उनको देखिए। सीनियर सिटीजन्स, वृद्ध नागरिक हैं, पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स, अस्पतालों में फंसे हुए मरीज हैं, विमेन एंड चिल्ड्रन, बच्चे और औरतें हैं, हाइकर जो घूमने घामने जाते हैं, माउंटेन हाइकिंग करते हैं, ये लोग काफी फिट भी होते हैं, टूरिस्ट पर्यटक, रूलिंग पार्टीज रीजनल प्रेसिडेंट्स अलॉन्ग विथ हिज फैमिली, जो पार्टी रूल कर रही है उसका वहां का कोई प्रेसिडेंट है लोकल, मतलब कोई बड़ा पॉलिटिशियन है लोकल और उसकी फैमिली भी फंस गए हैं। एन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ नेबरिंग स्टेट एंड प्रिजनर्स इन जेल,
तो देखिए, एक हो गया आपका सीनियर सिटीजन, फिर पेशेंट्स इन हॉस्पिटल, वुमेन एंड चिल्ड्रन, हाइकर, टूरिस्ट, रूलिंग पार्टी रीजनल प्रेसिडेंट विद फैमिली, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एंड प्रिजनर्स। कितने हो गए? तीन, तीन और दो, यानी कि 8 कैटेगरी आपके सामने यूपीएससी एग्जाम में रखा है। ठीक, अब सवाल क्या होगा? सवाल ये होगा, बताओ 8 में से सबसे पहले किसको बचाओगे? तो सवाल यही है कि एज अ सिविल सर्विसेज ऑफिसर ऑफ द स्टेट, व्हाट वुड बी द ऑर्डर इन विच यू वुड रेस्क्यू दीज पीपल एंड व्हाई? गिव जस्टिफिकेशन। देखिए, आपको इन 8 कैटेगरी में से सबको एक साथ आप बचा नहीं सकते, पहले तो इस बात को मान लीजिए। और ऐसा प्रैक्टिकली होता भी है, जब कभी बाढ़ भूकंप वगैरह आता भी है, उसमें कितने लोग फंसे हों, सबसे पहले असेसमेंट क्या आता है, कितने लोग फंसे हों, किस किस कैटेगरी के लोग हैं, बच्चे और औरतें कितने हैं, वृद्ध लोग कितने हैं, जो लोग फंसे हैं उनका पॉलिटिकल स्टेटस कितना है। ये सब चीज एनालाइज करने के बाद ही कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन प्लान बनाता है कि भाई कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन करना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो ये असेसमेंट सबसे पहले किया जाता है। अब आप किसको पहले बचाते हैं, किसको बाद में, ये तो पूरी तरह से आपका ही डिसीजन है, इसके ऊपर तो कोई सवाल नहीं करेगा, लेकिन आपके पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए। जैसे ऑब्वियसली विमेन चिल्ड्रन को हाई प्रेफरेंस देना चाहिए, पेशेंट्स इन हॉस्पिटल को हाई प्रेफरेंस देना चाहिए, है ना, सीनियर सिटीजन्स को भी हाई प्रेफरेंस देना चाहिए। वही जो हाइकर्स हैं, हाइकर मोस्टली यंग लोग होते हैं जो कि फिट भी होते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए गए हैं, घूम घाम रहे हैं, इनके पास थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी होती है और इनके पास इक्विपमेंट भी होता है सर्वाइव करने के लिए हार्श कंडीशंस में। तो हाइकर को आप थोड़ा नीचे कर सकते हैं। टूरिस्ट जो है, जो लोग टूरिस्ट हैं, इनको भी आप नीचे कर सकते हैं, क्योंकि इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे पेशेंट्स इन हॉस्पिटल। अब जो हॉस्पिटल के पेशेंट्स हैं, ये अपना ख्याल तो खुद नहीं रख सकते ना, इनको तो इमीडिएटली इवैक्यूएट करना पड़ेगा वहां से, और इनके साथ साथ इनके डॉक्टर्स और नर्सेज को इवैक्यूएट करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि वो लोग इनका ख्याल रख सकें। जो हॉस्पिटल के पेशेंट्स हैं, वो तो किसी हॉस्पिटल के अंदर ही होंगे, हॉस्पिटल की लोकेशन भी पता होती है एडमिनिस्ट्रेशन को, कौन सा हॉस्पिटल कहाँ पे है, तो इनको इवैक्यूएट करना आसान है। वही जो हाइकर होगा, हो सकता है कहीं खुद गड्ढे में फंसा हो, कहीं बिल्कुल दूर दराज के इलाके में हो। जो टूरिस्ट होगा पता नहीं कहाँ फंसा हो सकता है कोई ऐसा व्यू पॉइंट देखने गया हो जो कि बहुत दूर है, तो उन लोगों की इंफॉर्मेशन आते आते थोड़ा वक्त लग सकता है। अच्छा, इसके अलावा आपका रूलिंग पार्टी का रीजनल प्रेसिडेंट है अपनी फैमिली के साथ, वो तो बहुत प्रेशर देगा आपको, उसके पार्टी के लोग बहुत प्रेशर देंगे आपको कि तुरंत इनको बचाइए वहां से। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ नेबरिंग स्टेट, ये भी घूमने आए थे, इनके स्टेट से भी फोन आएगा आपके पास, आपका कोई बैचमेट होगा आपको फोन करेगा या करेगी कि इनको बचा लो प्लीज, ये हमारे स्टेट के बहुत सीनियर लेवल के ब्यूरोक्रेट हैं। हो सकता है चीफ मिनिस्टर का फोन आ जाए कि तुरंत इस रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को बचाओ, इनकी जान बहुत कीमती है हमारे लिए। इस तरह के प्रेशर्स भी आते हैं उस टाइम पे। तो इन सभी चीजों को एनालाइज करते हुए आपको अपना खुद का एक डिजास्टर रेस्क्यू प्लान यहाँ पे बनाना पड़ेगा, वही ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन का आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, या पहले देखते हैं इसमें वन लाइन समरी पहले देख लें क्या होगा। वन लाइन समरी क्या है? वन लाइन समरी ये है कि डिजास्टर हैज हैपेंड, कि डिजास्टर हैज हैपेंड एंड रेस्क्यू ऑर्डर इज टू बी डिसाइडेड। रेस्क्यू ऑर्डर इज टू बी डिसाइडेड। ठीक है, ये हो गया आपका वन लाइन समरी। इसमें क्या क्या वैल्यूज इन्वॉल्व होंगे, क्या की वैल्यूज होंगे आपके? सबसे पहला आपका हो जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट, कि भाई आप डिजास्टर को मैनेज कैसे करते हैं। इसके अलावा आपका अपना लीडरशिप भी होगा, क्राइसिस मैनेजमेंट स्किल्स भी होगा। उसके अलावा होगा आपका कंपैशन, और आपको चाहिए यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही ज्यादा। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग फंसे हैं उनके साथ ही उनके घर वाले बहुत प्रेशर देंगे, पॉलिटिकल प्रेशर आएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे होना पड़ेगा बिल्कुल ऑब्जेक्टिव एंड रैशनल। आपको पता होना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है, और आपके पास जस्टिफिकेशन भी होना चाहिए। तो आपके अंदर चाहिए बहुत ज्यादा कन्विक्शन। ये है आपके की वैल्यूज इन्वॉल्व फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। ठीक है, कोई फिलॉसफी वगैरह आपको याद आ रही हो तो बताइए। एक तो देखिए यहाँ पे आप कांत की फिलॉसफी का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी ड्यूटी है लोगों को बचाना, तो ड्यूटी एथिक्स का आप इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं।
आपको यहाँ पे करना है अपना काम विदाउट एनी काइंड ऑफ फियर और फेवर, ठीक, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई गरीब लोग हैं, कुछ लोग टूरिस्ट हैं वगैरह हैं, तो उनको अगर बचाना आपको तो आपको जस्टिस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बट जस्टिस एज सच आप यहाँ पे सोशल जस्टिस मत लिखिएगा, क्योंकि गरीबों को बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे। आप सिंपली यहाँ पे जस्टिस को ही लिख सकते हैं, उतने से आपका काम हो जाएगा। यूटिलिटेरियन, यूटिलिटेरियन अप्रोच होना चाहिए आपका। क्यों? आप इंश्योर कीजिए कि मैक्सिमम लोगों को आप बचा सकें, ताकि मैक्सिमम लोगों का भला हो। यू नीड टू सेव मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइव्स, इसीलिए आपका यहाँ पे यूटिलिटेरियन अप्रोच भी काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फिलोसफीज का आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि आपके क्वेश्चन के आंसर का स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन लिख ही देना चाहिए। स्टेक होल्डर्स चाहें अगर आप तो लिखें, ठीक है, स्टेक होल्डर्स और वैल्यूज अगर आप चाहें तो लिखें। इसके बाद एथिकल इश्यूज वाला जो पार्ट आता है, इसको आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि एथिकल इशू यहाँ पे बस एक ही है, या एक या दो है। पहला एथिकल इशू है कि आप किस ऑर्डर में डिसाइड करेंगे रेस्क्यू ऑपरेशन। एक वो बहुत बड़ा सवाल है कि भाई पहले प्रिजनर्स को बचाएं कि पहले हाइकर्स को बचाएं, पहले वुमेन चिल्ड्रन को बचाएं कि पहले सीनियर सिटीजन को बचाएं। ये एक बहुत बड़ा इशू आपके सामने है, ठीक है। ये एकमात्र एथिकल इशू है जो कि इस क्वेश्चन में, और कोई एथिकल इशू नहीं है। यहाँ पे ये इशू नहीं है कि आप एक्ट करें कि ना करें, एक्ट तो आपको करना ही पड़ेगा, आप सिविल सर्वेंट है, आपको बचाना ही पड़ेगा जनता को। तो आप एथिकल इशू वाले पार्ट को यहाँ पे छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप आ जाइए अपने प्रायोरिटी के ऊपर, कि आप किस ऑर्डर में सेव करेंगे, और साथ में आप दीजिए इसका जस्टिफिकेशन भी, कि आपने यही ऑर्डर क्यों चूज किया। तो आप क्या करिए, इसमें आप पॉइंट ए बी सी करते करते आप चले जाइए ई एफ जी एच तक, ठीक है। 8 कैटेगरी हैं, तो आप आठों कैटेगरी के नाम लिखिए और हर एक के आगे उनका जस्टिफिकेशन भी आप देते जाइए, या आपको जो भी रिमार्क्स देना हो रिमार्क्स को देते जाइए, ठीक है। दूसरा, उसके बाद आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा अपना एक छोटा सा कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप क्या करेंगे? कंक्लूजन में आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना है। पहला तो ये कि आपको ये बताना है कि भाई देखो, रेस्क्यू ऑपरेशन पेपर पे नहीं डिजाइन होता, रियल टाइम में होता है। तो ये जो प्रायोरिटी मैंने ऊपर फिक्स करी है, इट इज अ प्रायोरिटी ओनली टू स्टार्ट विथ। अगर कुछ रियल टाइम में कोई और इन्फॉर्मेशन आ गया, कहीं और ज्यादा स्ट्रेस है, कहीं और ज्यादा रिस्क है, तो पहले उसको बचाएंगे हम लोग, ठीक। उसके अलावा कंक्लूजन में आप थोड़ा इसको फिलोसॉफिकल टच भी दे सकते हैं, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल वगैरह का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने आंसर कंक्लूजन को लिखने में, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से आप अपने आंसर को लिखिए। अच्छा, यहाँ पे मेरे कुछ स्टूडेंट्स का एक अच्छा सजेशन ये था कि सर ये प्रायोरिटी लिखने से पहले आप छोटा सा एक कोर्स ऑफ एक्शन भी इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने पूछा कैसे? उसने ये कहा कि सर देखिए, प्रायोरिटी में तो आप बचाने के लिए जा रहे हैं सर्टेन कैटेगरी के लोगों को, ये बचाव और राहत कार्य शुरू करने के पहले आपको कुछ बैकग्राउंड वर्क भी तो करना पड़ेगा। बैकग्राउंड वर्क का मतलब असेसमेंट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ट्रैप्ड पीपल। दूसरा, आपके पास कितनी मैन पावर की क्षमता है, कितना स्किल्स लेवल है आपके डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स में, आपके पास कितने कंटिजेंसी के रिक्वायरमेंट है, आपको बगल के स्टेट से कुछ हेल्थ कैंप, डॉक्टर्स, मैन पावर वगैरह सब चाहिए, तो उसको भी इंक्लूड करिए। तो मुझे ये आइडिया अच्छा लगा कि हाँ, इसको इंक्लूड कर सकते हैं। वैसे भी देखिए, एथिकल इशू को इंक्लूड कर नहीं रहे हैं, तो आप चाहें तो एक छोटा सा कोर्स ऑफ एक्शन वहां पर लिख सकते हैं, उसके बाद अपने प्रायोरिटी ऑर्डर को आप लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस कोर्स ऑफ एक्शन को हम लोग इंक्लूड करेंगे। मैं शुरू शुरू में इंक्लूड नहीं करता था, बट कुछ स्टूडेंट्स ने अच्छा सुझाव दिया तो मैं इसको इंक्लूड करने लगा। आइए फिर शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स हम लोग आपके आंसर का। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन। इंट्रो कैसे लिखेंगे, समरी या फिलोसफिकल? यहाँ पे समरी स्टाइल लिखिए, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कुछ फिलोसफी के लिए है नहीं, और जो है उसको कंक्लूजन के लिए बचा के रखिए, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आप लिखिए कि द गिवन केस हाईलाइट्स द dilemma of a civil servant who has to decide quickly, who has to quickly decide, quickly पहले आएगा as per grammar rules, who has to quickly decide upon the
प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ डिजास्टर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस। आपको ये तो डिसाइड करना है कि भाई सबसे पहले किसको बचाएं और किसको बाद में बचाएं। ठीक है, अब देखिए इसमें इसके अलावा इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं दिया गया है। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन को आप थोड़ा सा फिलोसफिकल टच दे करके वापस अपने आंसर में लेकर आ सकते हैं। कैसे? देखिए ऐसे, आई मस्ट एक्ट क्विकली और स्विफ्टली एंड ensure guidance from the foundational values of civil services. The aim must be to save most vulnerable first and the least vulnerable last. बस फुल स्टॉप। ये आपका इतने से एक इंट्रो बन गया कि देखो आपके सामने सिचुएशन क्या है, डिलेमा क्या है कि आपको डिसाइड करना है प्रायोरिटी ऑर्डर। आपको क्या करना चाहिए? आपको तुरंत एक्ट करना चाहिए और जो फाउंडेशनल वैल्यू सिविल सर्विस के उनसे आपको प्रेरणा लेनी चाहिए, उनसे आपको दिशा निर्देश लेने चाहिए। आपका अंतिम में एम क्या है कि जो मोस्ट वल्नरेबल उनको सबसे पहले बचाएं और जो लीस्ट वल्नरेबल है उनको लास्ट में बचाएं। ठीक है, यही आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, अब देखिए मैंने इसको ज्यादा फिलोसफिकल टच यहाँ पे नहीं दिया क्योंकि मैं स्टेक होल्डर्स वाले पार्ट में कुछ वैल्यूज को लिखना चाहता हूँ। देखिए स्टेक होल्डर्स, देयर वैल्यूज एंड इंटरेस्ट मैपिंग में आप क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले स्टेक होल्डर तो आप ही हैं। आपका मतलब आपके साथ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो, तो मतलब माई सेल्फ प्लस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए इनके क्या क्या वैल्यूज हैं यहाँ पे। सबसे पहला वैल्यू है इनका लीडरशिप, फिर चाहिए इनको इमोशनल इंटेलिजेंस, इनको चाहिए यहाँ पे करेज, ऑब्जेक्टिविटी और रैशनैलिटी, और लास्ट में आप लिखिए क्राइसिस मैनेजमेंट स्किल्स। ये इसमें से कुछ पॉइंट्स को मैं चाह रहा था यूज करना इंट्रो में, लेकिन इट इज बेटर कि आप ज्यादा पॉइंट्स यहाँ पे लिखिए। इंट्रो में अगर लिखेंगे तो फिर सेंटेंस लिखने पड़ते हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ टर्म्स लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो माई सेल्फ प्लस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का ये सारी चीजें हो गई, और लास्ट में लिख दिया आप ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड सर्व। ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड सर्व, ये हो गया आपका एक स्टेक होल्डर। अगला कौन है? विक्टिम्स, स्ट्रैंडेड विक्टिम्स, जो लोग फंस गए हैं वो आपके अगले स्टेक होल्डर हैं। इनके क्या क्या अधिकार या क्या क्या वैल्यूज हैं यहाँ पे? सबसे पहला तो इनका राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 21। ठीक है, उसके अलावा आप कह सकते हैं राइट टू रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन। राइट टू रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन, अब ये वाला राइट कहाँ पे आता है बताइए? ऐसे ये वाला राइट जो है ये कहीं पे आता नहीं है, लेकिन एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उसको स्पिरिट में अगर इंटरप्रेट करें आप तो आप लिख सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। और क्या होगा? इनका अपना डिग्निटी है,
ठीक है, ये सारे इनके अपने वैल्यूज या फिर इनके अपने इंटरेस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व है। ठीक है, बस यही दो स्टेक होल्डर है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो गवर्नमेंट सोसाइटी को इंक्लूड करना चाहें, ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि इसमें उसके लिए स्कोप नहीं है। आपको अपने आंसर के स्ट्रक्चर के अंदर 250 वर्ड में भी तो लिखना है ना आंसर, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। एथिकल इश्यू पार्ट मैंने छोड़ दिया, मैंने कह दिया कि एक ही एथिकल इश्यू है जो कि है कि आप किस प्रायोरिटी ऑर्डर में सेव करें। उस चीज को मैंने इंट्रो के फर्स्ट लाइन में लिख दिया है कि मुझे क्विकली डिसाइड करना है प्रायोरिटी ऑर्डर को, वही डिलेमा हो गया आपके लिए। अब आइए अपने कोर्स ऑफ एक्शन के ऊपर। कोर्स ऑफ एक्शन में आप थोड़े से पॉइंट्स लिख सकते हैं, बिल्कुल जनरल जनरल कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट ऑफ नंबर, एज एंड प्रोफाइल ऑफ ट्रैप्ड पीपल। ठीक है, अच्छा दूसरी बात आप जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा कि आपके यहाँ फ्लड आ गया और लैंडस्लाइड हुआ बिकॉज ऑफ क्लाउड बर्स्ट। अब ऐसा नहीं कि एक बार क्लाउड बर्स्ट हो गया दोबारा नहीं होगा, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अगर दोबारा क्लाउड बर्स्ट होने वाला तो उसके अकॉर्डिंग अपने ऑपरेशंस को आप मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि इंस्पेक्शन ऑफ वेदर रिपोर्ट्स फॉर अलर्ट्स इन नियर फ्यूचर। जैसे कि आजकल में अगर कोई और क्लाउड बर्स्ट होने वाला हो, कोई और अगर इस तरह का लैंडस्लाइड होने वाला हो, तो उसको आपको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। तीसरा आप क्या करेंगे, तीसरा आप ये करिए, सबसे पहले तो आप सेट अप अ सेंट्रल कमांड टू एक्ट एज सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड कोऑर्डिनेट रेस्क्यू ऑपरेशंस। ठीक है, और चौथा आप ये करिए कि अपने नियर बाई डिस्ट्रिक्ट वगैरह से कुछ हेल्प अगर मांगना हो तो अभी आप उसको मोबिलाइज कर दीजिए। सो यू कैन से मोबिलाइज असिस्टेंस फ्रॉम नियर बाई एडमिनिस्ट्रेशन लाइक, क्या क्या हेल्प चाहिए होगा आपको, यू कैन नीड मैन पावर, यू कैन नीड फूड, मेडिसिन, इसेंशियल्स एक्सेट्रा। ये सारी चीजें आप पहले से ही मोबिलाइज करके अपने पास मंगवा के रख लीजिए। ठीक है, नाउ अब उसके बाद आप करिएगा डिसाइड ऑन प्रायोरिटी ऑफ रेस्क्यू। अब आपके आंसर का एक्चुअल कंटेंट यहां से शुरू होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज मेरे स्टूडेंट ने मेरे से एक बार पूछा कि सर ये डिसीजन जो है प्रायोरिटी ऑफ रेस्क्यू का, ये आप खुद लेंगे या फिर अपने टीम के साथ कंसल्ट करके लेंगे। अच्छा सवाल है, हालांकि इसको यहाँ पे इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है कि डिसाइड ऑन प्रायोरिटी रेस्क्यू बाय माई सेल्फ और इन कंसल्टेशन विद टीम, ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली लिखिए डिसाइड ऑन प्रायोरिटी ऑफ रेस्क्यू बस। क्यों, देखिए क्राइसिस के सिचुएशन में कंसल्ट करना कभी भी अच्छा ऑप्शन नहीं होता। मान लीजिए आपके टीम के लोग कहते हैं कि सर सबसे पहले पेशेंट्स को बचाते हैं, आप मान जाएंगे क्या। इसीलिए जरूरी है कि यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल कमांड अथॉरिटी हो जो कि सिर्फ आप हो। कंसल्ट करना यहाँ बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। क्राइसिस में कोई कंसल्ट नहीं करता, आपके पास पावर है, इमीडिएटली उसको एक्सरसाइज कीजिए और इमीडिएटली लोगों को बचाना शुरू कीजिए। ठीक है, अब देखिए डिसाइड ऑन प्रायोरिटी ऑफ रेस्क्यू जो है, आप यहाँ पे एक चीज को लिख सकते हैं, हियर द गाइडिंग वैल्यूज मस्ट बी, हियर द गाइडिंग वैल्यूज आर pragmatism,
ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे गाइडिंग वैल्यू होनी चाहिए ऑब्जेक्टिविटी एंड रैशनैलिटी। ठीक है। अब देखिए आपके ऑर्डर को हम लोग शुरू करते हैं। बताइए सबसे पहले आप किसको बचाना चाहेंगे और क्यों? ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है क्यों। बोलने को आप बोल सकते हैं पहले वुमेन एंड चिल्ड्रन को बचा लीजिए सर, लेकिन क्यों, वाई? अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैं ऑर्डर लिखूंगा ये मेरे हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि मैं जस्टिफाई उसको करूंगा। ठीक है। आपके हिसाब से लगता है कोई और ऑर्डर बेस्ट हो, लेकिन आपका जस्टिफिकेशन फिर उतना ही स्ट्रांग भी होना चाहिए। जैसे मैं सबसे पहले सेव करूंगा रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट को और उसकी फैमिली को। अब आप बोलेंगे सर आप तो पॉलिटिकल हो गए, आपने तो पहले पॉलिटिक्स वालों को बचाने की कोशिश कर ली, आपके अपने कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट है क्या? आप चुनाव लड़ने वाले हैं क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट और फैमिली को बचाने के पीछे कुछ जस्टिफिकेशन देखिए क्या है। सबसे पहला जस्टिफिकेशन ये है कि देयर एग्जैक्ट लोकेशन इज नोन। ठीक, तो इनको पिन पॉइंट करना आसान है। प्लस मिनिमल रिसोर्सेज नीडेड। एक फैमिली में कितने लोग होंगे? चार पांच बहुत होंगे, चलिए 8-10 हो गए। कितने लोग लगे हैं? वो 3-4 लोग निकालिए और बचाइए इनको। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इनको बचाने का कि देयर रेस्क्यू वुड बूस्ट मोरल ऑफ कॉमन पीपल। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए आम लोगों की हिम्मत बढ़ेगी कि हाँ चलो उनकी जान बच गई, क्योंकि लोगों का बहुत प्यार होता है नेताओं वगैरह पे, तो उनका मोराल बढ़ेगा। प्लस एक और चीज क्या होगी यहाँ पे, जब आप इसको रेस्क्यू करेंगे ना, तो ही कैन और दिस प्रेसिडेंट कैन मोबिलाइज रिसोर्सेस, कैन मोबिलाइज पार्टीज रिसोर्सेस फॉर फर्दर रेस्क्यू ऑपरेशंस, फॉर फर्दर रेस्क्यू ऑपरेशंस। क्यों? इसको जब बचा लेंगे आप तो फिर इसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि बाकी लोगों को बचाने के लिए काम करें। भाई पॉलिटिकल पार्टी का नेता ऐसा मौका जाने भी नहीं देगा। मान लीजिए बहुत क्रिकेट किस्म का नेता है तो भी ऐसा मौका नहीं जाने देगा। वो तुरंत अपने पार्टी को मोटिवेट करेगा, लग जाओ सब लोग काम पे, और वो खुद ही कोऑर्डिनेट भी कर लेगा। ठीक है। तो ही कैन मोबिलाइज एंड ही कैन कोऑर्डिनेट फॉर फर्दर रेस्क्यू ऑपरेशंस। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है इसको पहले बचाने का। ठीक है। अच्छा, दूसरा आप किसको बचाएंगे? अब वो आप कहेंगे सर अब तो बचा लीजिए वुमेन एंड चिल्ड्रन को। तो नहीं, अब मैं बचाऊंगा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को ऑफ नेबरिंग स्टेट। आप कहेंगे सर इसको क्यों, ये तो आपके ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा है इसीलिए बचाना चाह रहे हैं, आप भेदभाव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखिए इसको बचाने के पीछे भी इंपॉर्टेंट रीजन है। रीजन ये है कि ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एक बहुत ऊंची रैंक होती है ब्यूरोक्रेसी की, बहुत ऊंची। मतलब आपकी सर्विस के आप लगा लीजिए 30-32 साल के बाद आप पहुंचेंगे यहाँ पे। तो आप सोचिए इतना सीनियर आईएएस ऑफिसर को बचाएंगे तो इसका एक्सपीरियंस कितना काम आएगा। एक्सपीरियंस कैन बी यूज्ड फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट। इनको ट्रेनिंग मिली है, इनके पास एक्सपीरियंस है, इसका इस्तेमाल करके हो सकता है कुछ नया बेटर प्लान बना दे वो। प्लस इनको ही बचाने के लिए मिनिमल रिसोर्सेज चाहिए आपको। प्लस ये नेबरिंग स्टेट का है तो ये उस स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करके हेल्प कर सकता है मोबिलाइज करने में इन रिसोर्सेज, हेल्प इन मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज फ्रॉम नेबरिंग स्टेट। ठीक है। इसीलिए इसको बचाया जा रहा है, इसीलिए इसको बचाया जा रहा है। ये बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट कर सकता है। इनफैक्ट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पार्टी प्रेसिडेंट को बचाने से, क्योंकि एक्सपीरियंस ब्यूरोक्रेट है, एक्सपीरियंस का बहुत फायदा मिलेगा आपको अभी क्राइसिस मैनेज करने में। एनीवेज ठीक है, आइए तीसरे के ऊपर आते हैं। किसको बचाना चाहेंगे आप?
सोचिए, विमेन एंड चिल्ड्रन, विमेन एंड चिल्ड्रन अभी नहीं, पहले आप बचाइए इन लोगों को, पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स को, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल लोग हैं। पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स को बचाइए। क्यों? एक तो ये रीजन है कि हॉस्पिटल का लोकेशन एग्जैक्टली पता होगा, हॉस्पिटल का लोकेशंस आर नोन। दूसरा, ये बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है, ये खुद का ख्याल रख नहीं पाएंगे, ठीक है, ये खुद का ख्याल भी रख नहीं पाएंगे, cannot, vulnerable and cannot take care of themselves, vulnerable and cannot take care of themselves। प्लस इनके इवैक्यूएशन के साथ डॉक्टर्स और नर्सेज को भी बचा के ले आइए, डॉक्टर्स प्लस nurses must also be evacuated, must also be evacuated। अब ये डॉक्टर और नर्स क्या करेंगे? दे विल assist in medical services of या to those who are being rescued। तो आपके पास डॉक्टरों की कमी भी नहीं होगी, हेल्थ कैंप वगैरह आप लगा सकते हैं, उनको आप बचा सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर्स प्लस नर्सेस यहाँ पे आ जाएंगे आपके, तो पेशेंट्स को वही बचा लीजिए। अब बताइए फोर्थ आप किसको बचाना चाहेंगे फिर? अब फोर्थ कौन होना चाहिए? अब देखिए यहाँ पे आप वुमेन एंड चिल्ड्रन की तरफ भी जा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो सीनियर सिटीजन की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक अलग कैटेगरी है आपके प्रिजनर्स इन जेल की। आप कहेंगे सर अगर डॉक्टर की लोकेशन पता है तो जेल की भी लोकेशन पता है, प्रिजनर्स को बचा लीजिए पहले। देखिए, प्रिजनर्स को बचाने के खिलाफ में नहीं, लेकिन उनसे ऊपर वुमेन एंड चिल्ड्रन और सीनियर सिटीजन होंगे। क्यों? प्रिजनर्स को अगर आप बचा कर लेकर आएंगे और कहीं अगर आप उनको खुला छोड़ दिया, वो फिर क्राइम करने लगे तो, इसीलिए उनको आप बाद में रखिए, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा आइडियल होने की जरूरत नहीं है कि नहीं सर प्रिजनर्स जो है उनको बचा लेंगे तो हमारा उधार मान लेंगे तो वो जन सेवा में लग जाएंगे, वो कैंप के अंदर लूटपाट करने लगे तो कौन बचाएगा वहां पे। इसीलिए अभी आप या तो विमेन चिल्ड्रन लिखिए या फिर सीनियर सिटीजन लिखिए। मेरे हिसाब से सीनियर सिटीजन को पहले लिख देना चाहिए, या अगर आप चाहते हैं तो विमेन चिल्ड्रन को भी लिख सकते हैं। अब सीनियर सिटीजन के लिए आप क्या लिखेंगे? देखिए, क्यों बचाना चाहते हैं भाई आप इनको? टू वल्नरेबल and not capable of taking care of themselves, of taking self care। ये खुद को नहीं बचा सकते। टू वल्नरेबल एंड नॉट कैपेबल ऑफ टेकिंग सेल्फ केयर। प्लस ये जो सीनियर सिटीजन होते हैं, दे कैन नॉट बी लेफ्ट विदाउट हेल्प फॉर टू लॉन्ग, दे कैन नॉट बी लेफ्ट अनअटेंडेड फॉर टू लॉन्ग। देखिए, विमेन एंड चिल्ड्रन हो सकता है बहुत देर तक सर्वाइव कर भी जाए, लेकिन सीनियर सिटीजन्स बहुत देर तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप फिफ्थ पे आ जाइए, विमेन एंड चिल्ड्रन को ले सकते हैं। हालांकि अगर आप चाहें तो फोर्थ पे भी कर सकते हैं इसको, विमेन एंड चिल्ड्रन को, और फिफ्थ कर सकते हैं आप सीनियर सिटीजन्स को। वो आपके ऊपर है, आपका अपना पर्सनल चॉइस है। मेरे हिसाब से ये बेटर है। क्यों? इसलिए क्योंकि देखिए, चिल्ड्रन जो है वो फ्यूचर है नेशन का, चिल्ड्रन आर फ्यूचर ऑफ नेशन, यही फ्यूचर सिटीजन है, एंड हैव होल लाइफ्स इन फ्रंट ऑफ देम, एंड हैव होल प्रोडक्टिव लाइफ इन फ्रंट ऑफ देम। यही तो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, चिल्ड्रन जो है, यही तो हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना। नेक्स्ट क्या करेंगे आप? देखिए, विमेन एंड चिल्ड्रन हमेशा साथ में रहते हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रन को अगर बचा रहे हैं तो साथ में उनके मदर्स को भी बचाना पड़ेगा। सो मदर्स ऑल्सो, या फिर मदर्स आर नीडेड टू टेक केयर ऑफ
children, to take care of children, thus both can be rescued together. राइट? अब आप किसको बचाएंगे बताइए? आपने रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट को बचा लिया, एडिशनल सेक्रेटरी को बचा लिया, आपने सीनियर सिटीजन्स को देख लिया, पेशेंट्स को भी देख लिया, फिर सीनियर सिटीजन को देखा, फिर मदर एंड चिल्ड्रन को देख लिया। अब आप किसको बचाना चाहेंगे? अब आप आ जाइए अपने टूरिस्ट के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग ये कहते हैं कि सर टूरिस्ट जो है इनका पता नहीं होता है कहाँ पे होता है, तो इनको क्यों बचाने जाए? इससे अच्छा हम लोग सबसे पहले प्रिजनर्स को क्यों नहीं बचा लें, वो क्योंकि वो जेल में है तो उनका लोकेशन हमें पता है। ठीक है, तो ये आइडिया भी अच्छा है, आपको जैसा ठीक लगे। अगर आप चाहते हैं तो छठे पोजीशन पे आप प्रिजनर्स को भी लिख सकते हैं और सातवें में आप टूरिस्ट को कर दीजिए। जो भी करिए आपका जस्टिफिकेशन होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए अगर आपको प्रिजनर्स को ही पहले बचाना है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप लिखिए since they are imprisoned, so they cannot move to save themselves. मान लीजिए अगर बाढ़ का पानी आ रहा है तो ये तो अपने आप को बचाने के लिए बाहर भी नहीं निकल सकते। ठीक, उसके अलावा देखिए लोकेशन इज ऑलरेडी नोन, लोकेशन इज ऑलरेडी नोन। आपको जेल की लोकेशन पहले से पता होगी कहाँ जाके बचाना है, तो इनको बचा लीजिए फिर आप। ठीक है, तो आप इनको बचा सकते हैं। सातवें फिर आप टूरिस्ट पे आ जाइएगा। सेवेंथ विल गो टू टूरिस्ट्स। अब देखिए टूरिस्ट को मैंने इतना नीचे क्यों रखा है? इसलिए रखा है क्योंकि इनकी लोकेशन होती है स्पार्स्ड। ठीक है, इनकी लोकेशन होती है स्पार्स्ड। हो सकता है कुछ टूरिस्ट पॉइंट ए पे हो, कुछ टूरिस्ट पॉइंट बी पे हो, कुछ टूरिस्ट पॉइंट सी पे हो, कहीं बाहर घूमने वगैरह निकले हो। तो इसीलिए इसीलिए टूरिस्ट जो है इनको बचाना थोड़ा मैंने नीचे रखा है। प्लस टूरिज्म करने जो लोग आते हैं ऑब्वियसली वो लोग हेल्दी और फिट होते होंगे, वो घूमने वगैरह के पर्पज से ही आते हैं मोस्टली। ठीक है, तो ये कुछ देर वेट भी कर सकते हैं। एनी केस आप ये लिखिए कि देयर लोकेशंस एंड numbers need to be ascertained. Their locations and numbers need to be ascertained. They may be widely spread out. ठीक है, अच्छा इनको बचाने का औचित्य क्या है, क्या रीजन है? रीजन तो एक ये है कि दे आर नॉट फेमिलियर विथ लोकल टेरेन एंड लैंग्वेज, with local terrain and language। ठीक है, इसीलिए इनको बचाना जरूरी। और लास्ट में आपका आई थिंक एट्थ पॉइंट आ गया ना, एट्थ में आप हाइकर्स को रख दीजिए। हाइकर्स को लास्ट में क्यों रखा है मैंने? क्योंकि हाइकर्स जो है यूजुअली यंग लोग होते हैं जिनके पास फिजिकल फिटनेस होती है, ट्रेन होकर आते हैं एडवर्स कंडीशंस को फेस करने। तो दे आर यूजुअली young people and have some training to face adverse situations and have some training to withstand adverse situations। इनके पास कुछ ट्रेनिंग तो होती ही होती है। हाइकर्स ऐसा नहीं है कि सीधा हाइक करने चले आए, इनके पास एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपके 8 कैटेगरीज हो गए। इस तरह से आप इनको बचा सकते हैं। लेकिन अगेन लास्ट पे जो मैं कंक्लूजन लिखूंगा उसमें मुझे कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि देखिए
कंक्लूजन में मुझे ये पॉइंट इंक्लूड करना होगा कि रियल टाइम बेसिस पे ये सारा काम होता है, ऐसा प्लान पेपर पे नहीं बनता, और अगर इसको बिल्कुल हार्डकोर तरीके से फॉलो किया जाए हो सकता है कुछ जाने चली भी जाए लोगों की। दूसरा, फिलोसॉफिकल टच देना पड़ेगा इसके कंक्लूजन को। आइए फिर लिखते हैं हम लोग। इसके आगे आप ये लिखिए कि बेस्ड अपॉन दी लिमिटेड इंफॉर्मेशन the above priority order may be decided. However, rescue operations are never standalone and must have flexibility to respond to real-time challenges. ठीक है? Overall, my actions must be aimed at utilitarian goal of saving maximum lives. Now this concludes your answer. ठीक है फ्रेंड्स, तो ओवरऑल मैंने कंक्लूजन में लिखा है कि देखिए ऊपर का जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दिया गया है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग तो यही किया जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन कभी स्टैंड अलोन नहीं होने चाहिए और उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि रियल टाइम में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आता है तो उसके अकॉर्डिंग एक्शन लिया जा सके, ठीक। लेकिन ओवरऑल मेरा एम क्या होना चाहिए, यूटिलिटेरियन गोल होना चाहिए मेरा, दैट आई हैव टू सेव मैक्सिमम लाइव्स, बस। दिस कंक्लूड्स योर आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपको ये केस स्टडी अच्छा लगा हो। थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ केस स्टडी है, आपसे कह रहा है प्रायोरिटी में डिसाइड करो किसको पहले बचाओगे। बिल्कुल टिपिकल केस स्टडी। इस तरह केस स्टडी जो है सो मोस्टली बच्चों को पढ़ाए जाते हैं +2 वगैरह में भी, कि आपके सामने 4 लोग हैं, आपको बचाना है, एक के साथ ये सिचुएशन, दूसरे के साथ ये है, तीसरे के घर में बीमारी है वगैरह वगैरह, चौथा ये है, साइंटिस्ट है, किसको बचाओगे बताओ, जस्टिफाई करो। इस तरह के क्वेश्चन में कोई भी करेक्ट आंसर नहीं होता, इसमें सिर्फ जस्टिफाइड या अनजस्टिफाइड आंसर होते हैं। जैसे अगर मैं सिर्फ ये लिस्ट बना दूं कि पहले आप पॉलिटिकल पार्टी को बचा लो, प्रेसिडेंट को उसके बाद चीफ सेक्रेटरी वगैरह, सिर्फ लिस्ट दे दूं, इट डज नॉट मेक एनी सेंस, आई हैव टू गिव सम जस्टिफिकेशन आल्सो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कोई केस स्टडी अच्छा लगा हो, नेक्स्ट क्लास में अगले केस स्टडी को करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग।